नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कृष्णा शाह है और मैं आपके लिए डेली सुबह 7 बजे लेके आता हूँ करंट अफेयर की ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूँ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन की। हाल फिलहाल में जो भी न्यूज़ में चल रहा होता है उससे रिलेटेड बैकग्राउंड में जाके सब्जेक्टिव टॉपिक से लेकर उठा करके मैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या फिर कहूँ कि करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपके एसएससी, यूपीएससी या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर और जनरल स्टडी उसका पोर्शन है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल पे, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। विद रेफरेंस टू द Y2K बग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली ये Y2K बग के बारे में काफी न्यूज में था, तो आपको ये बताना है ये Y2K बग है क्या चीज, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट को पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद समझिए, और उसके बाद ये जो कोड्स गिवन है इसके रिगार्डिंग जो आपके पास गिवन है, ये 1 2 3 जो तीनों स्टेटमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन से आपको अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। जैसे यहाँ बोला कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा आपको ये बताना है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया इट वाज ए रैंडम समवेयर दैट कुड टेक कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो उनके जो कंट्रोल सिस्टम है उसको कंट्रोल कर लेता है ये रैंडम समवेयर, ये बोला जा रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है इट वाज द ओनली सॉफ्टवेयर इशू, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और ये सॉफ्टवेयर का एक इशू है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। एंड थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला है इट इज आल्सो नोन एज द मिलेनियम बग, ये इसे Y2K बग को आप एक दूसरा नाम भी इसका बोल सकते हैं जिसके द्वारा ये जाना जाता है, जिसका नाम है मिलेनियम बग। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। चलिए देखिए, आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। अब इसका आंसर समझते हैं कि क्या है और डिटेल एक्सप्लेनेशन समझिए क्या है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वही करेक्ट है, बाकी 2 ऑप्शन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है समझ लेते हैं पहले। तो Y2K बग जो है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते क्या है। Y2 बग का मतलब जो Y है यहाँ पे, Y का मतलब ईयर है, ठीक है। 2K का मतलब है, 2K का मतलब 2000 है। K यहाँ रिप्रेजेंट करता है 1000 को, और K जो है वो किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किलो का मतलब आप जानते ही हैं 1000 होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हो, यानी कि इसे आप बोल सकते हो 2000 बोल सकते हो। तो 2000 Y का मतलब ईयर बताया था मैंने, यानी कि ईयर 2000 की बात की है, जिसे हम बोल सकते हैं मिलेनियम भी बोलते थे कि मिलेनियम 2000 आ गया है जब ईयर आया था, ठीक है। तो यानी कि ईयर 2000 को बग को हम बोल सकते हैं मिलेनियम बग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस बारे में ये बातचीत की गई थी इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब ये Y2 बग या फिर मिलेनियम बग है क्या, अब उसको समझते हैं। तो Y2 बग एक तरह से कंप्यूटर फ्लैग या बग है जो कि 1990 से जो पुराने के डेट है, उसके जो पुराने के डेट है 1990s में जो पुराने के जो डेट है उसको जो कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो उसको लिखने से उसके रिलेटेड जो मैसिव प्रॉब्लम फेस की जा रही थी उसको डील करने से रिलेटेड वो ये है, यानी कि बियॉन्ड 31 दिसंबर 1999 की जो पुरानी डेट है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी वो है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, यानी कि गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया था ये रैंडम समवेयर, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री को कंट्रोल करने से रिलेटेड सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये जो पुराने डेट्स है उसको नहीं लिख पाने की एक प्रॉब्लम फेस की जा रही थी। कब से? दिसंबर 31 1999 से पहले की डेट, ये हो गया। अब Y2 बग क्या है, एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जबकि इसमें क्या बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट आपसे कि ये क्या ओनली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इशू, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं हार्डवेयर से भी रिलेटेड इशू है, ठीक है। यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, और बाकी तीनों में से थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि Y2K को आप बोल सकते हो मिलेनियम बग। और Y2K की मीनिंग अगर आपको क्लियर हो गई तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए, यानी करेक्ट आंसर आपका बी, यानी कि थर्ड ऑप्शन ठीक है। Y2K का बग का मतलब है Y मतलब ईयर 2000, जो 2000 के लिए K यूज कर 1000 के लिए K यूज करते हैं, 2000 का मतलब 2000, यानी 2000 ईयर को यानी कि मिलेनियम बग कह सकते हैं इसे। बग क्यों? क्योंकि ये क्या नाम है, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। जो बियॉन्ड 31 1999 से जो पहले की डेट है उसको डील करने से रिलेटेड ये मैसिव प्रॉब्लम थी। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है
अभी रिसेंटली न्यूज में एक टर्म यूज आया हुआ था, काफी चर्चे में जो था उसके ये डाइमर भाषा डैम के बारे में था। तो डाइमर भाषा डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन, यानी कि आपको इसकी लोकेशन बतानी कि ये डाइमर भाषा डैम है कहां पर, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रिवर्स के नाम गिवन है, आपको उस हिसाब से बताना है कि कौन से रिवर पर कहाँ इसकी लोकेशन है। तो करेक्ट आपके पास जो 4 ऑप्शन है उस तरह से कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर ये डाइमर भाषा डैम है। सेकंड बोला जा रहा है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी जो है, ठीक है, इसके ऊपर ये डैम है। थर्ड बोला जा रहा है जो झेलम रिवर है उसके ऊपर ये डैम बना हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है पद्मा रिवर। तो पद्मा रिवर क्या है, इसका डैम आपको, ये डैम की लोकेशन बोला जा रहा है कि पद्मा रिवर के ऊपर है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का। तो समझ लेते हैं भी करेक्ट आंसर क्या है और इसकी लोकेशन को भी जानते हैं कि कहाँ है इसकी लोकेशन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी, यानी कि इंडस रिवर जो है वहां पर ये डैम लोकेटेड है। यानी कि ये दिमार भाषा डैम जो है ये इंडस रिवर की है, जो कि नॉर्थ पाकिस्तान, जैसे ये पाकिस्तान है मान लीजिए, तो ये जो नॉर्थ एरिया है और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसके बॉर्डर पे कैसे जो अभी एक्चुअली में ये जो एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अभी रिसेंटली जो सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैप डिक्लेयर हुआ है, इस पोर्शन को कश्मीर ना मान के लेह लद्दाख डिक्लेयर किया है। कश्मीर को सिर्फ इतना सा बताया गया हुआ है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर हम इसे अपनी कंट्री मान लेते हैं हमारी कंट्री का पार्ट है, तो हमारे लेह लद्दाख रीजन के अंदर ये आता है, ठीक है। और एक्चुअल में अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मैप्स वगैरह जो बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले तो ये क्या है कि ये है जो पाकिस्तान का जो नॉर्थ एरिया है, या फिर कह सकते हो आप ये कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट जो है, या फिर खैबर पख्तून एरिया जो है, वहां उस डिस्ट्रिक्ट में जो गिलगित रीजन है वहां पे इसकी लोकेशन है, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं नॉर्थ पाकिस्तान या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बॉर्डर के पास ये है। और कौन सी नदी के ऊपर है, ये इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के ऊपर है। तो लोकेशन देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कहाँ है, ठीक है। तो यानी कि अभी ये जो है मतलब जो ये जो पूरा स्टेट मतलब पाकिस्तान का जो पूरा स्टेट आप कह सकते हो, तो से पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है बलूचिस्तान या बलूचिस्तान, उस एरिया में इसकी लोकेशन है। तो इसके अलावा इंडस रिवर के अलावा बाकी जो रिवर है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो बाकी जो रिवर है यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर, झेलम रिवर और पद्मा रिवर, इनकी लोकेशन क्या है आपको ये बताना है। और इसके अलावा ये भी बताना है कि इनके ऊपर कोई डैम बना हुआ है तो डैम का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे इंडस रिवर के ऊपर आपको पता लग गया कि डाइमर भाषा डैम है, उसी तरह ब्रह्मपुत्रा के ऊपर भी कुछ ना कुछ बना होगा, झेलम के ऊपर भी कुछ ना कुछ बना होगा, पद्मा के ऊपर भी बना होगा। तो आपके वो डैम के नाम बताना है, इनकी लोकेशन बताना है। और आपको थोड़े दिन पहले ही न्यूज में ये भी था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है, थोड़े दिन पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेल भी किया उस ब्रिज का। तो उस ब्रिज का नाम क्या आपको ये भी बताना है। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय, कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट ये कौन रिलीज करती, कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलीज करती है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है FAQ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज करती है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF इसे रिलीज करती है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास IUCN जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल बॉडी है, ये रिलीज करती है, जिसके अंदर बोला जा रहा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि ये शॉर्ट में से बोलते हैं IUCN, ये रिलीज करती है ये रिपोर्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशीज और वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा, यानी कि साइट्स जो है ये साइट्स जो है ये है शॉर्ट में से बोल सकते हैं। ये चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर आपको ये बताना है, यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, इसका रिपोर्ट आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये अभी आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। करेक्ट आंसर इसका FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे रिलीज करती है। और ये जो है ये UN के अंदर आती है, ठीक है। तो यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, ये उससे रिलेटेड एक बॉडी है, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका A हो गया। और बाकी जो है इनके बारे में भी थोड़ा जाके बैकग्राउंड में सॉरी एक मिनट हाँ, तो बाकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में थोड़ा जाके बैकग्राउंड में पढ़ लेना कि इनका हेडक्वार्टर का, इनकी लोकेशन क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी जो है ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है और अपने अपने चीज़ों के लिए जाने भी चाहते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना बैकग्राउंड में कि ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है, एस्टेब्लिश्ड की डेट क्या है और करंट में इसके हेड क्या है। पहले भी पूछ चुका हूँ मैं कई बार, लेकिन दोबारा एक बार और पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विद रेफरेंस टू द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, या फिर आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो एलिजा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलिजा से रिलेटेड यानी इससे रिलेटेड आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसमें लिखा है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज अ टेस्ट दैट डिटेक्ट एंड मेजर द एंटीबॉडी इन अ ब्लड, ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं यानी कि जो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, उसको मेजर करती है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं एंटीबॉडी उसको मेजर करने का काम करते हैं। एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए उस चीज को मेजर करना, इससे रिलेटेड एक ये टेस्ट है। लीजा एक तरह से हमारा कह सकते हो टेस्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इट कैन बी यूज टू डायग्नोस इन्फेक्शन सच एज HIV एंड जीका, क्या HIV और जीका जो बीमारी है इनको डायग्नोस करने के लिए, जो इन्फेक्शन जो होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए ये काम करती है। तो यानी कि आपको ये बताना ये टेस्ट होते क्या है और ये टेस्ट का असली काम क्या है। ये दो ऑप्शन आपके पास, दो स्टेटमेंट दिया गया, दोनों स्टेटमेंट में से डिफाइन किया गया, आपको बताना है करेक्ट क्या है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है। फर्स्ट में बोला जा रहा है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ए में फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि दो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है यानी कि ये डायग्नोस करती है इन्फेक्शन को जो HIV या जीका से रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है। थर्ड में बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट यानी कि ये टेस्ट कंडक्ट करती है डिटेक्ट करने की एंटीबॉडीज हमारी ब्लड के अंदर जो भी घुस गई है उसके बारे में, और सेकंड जो बोला जा रहा है कि ये जीका और HIV से रिलेटेड जो बीमारी उसको इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर डायग्नोस करने का काम करती है। ये स्टेटमेंट दोनों से करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि नन ऑफ द, दोनों में से कोई भी, नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब डिटेल में समझ लेते हैं ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है क्या। ये एक तरह से टेस्ट है जो कि जैसे आपको स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज को मेजर करती है कि क्या क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कोई भी लेवल है, उसको टेस्ट कंडक्ट करती है इसका, ठीक है, जानने के लिए। और सेकंड जो है इसका यूज किया जाता है, इस टेस्ट का जो यूज किया जाता है वो डिटरमाइन करने के लिए कि एंटीबॉडी जो रिलेटेड है किस इंफेक्शन से रिलेटेड है, किसके चीज से, या कि HIV से रिलेटेड है, जीका वायरस से रिलेटेड है, या जिस चीज से भी रिलेटेड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है घड़ियाल के बारे में, यानी कि थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, फिर समझ में ज्यादा क्लियर अच्छे से आएगा आपको। विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन घड़ियाल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इंडियन घड़ियाल जो है हमारे कंट्री के अंदर जो घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। आपके पास 3 स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। और नीचे जैसे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेंशन अबव आर करेक्ट, ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है वो 1 2 3 इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं द घड़ियाल आर जनरली फाउंड इन द साल्टी वाटर बॉडीज, यानी कि जो नमकीन पानी होती है, जो नमकीन जैसे खारे पानी जो होती है, नमकीन पानी जो होती है उसके अंदर घड़ियाल पाया जाता है, ये बोला जा रहा है। उससे रिलेटेड जो वाटर बॉडीज है, तालाब के लो या फिर कोई भी पॉन्ड वगैरह जहाँ पे पानी कैसा है, साल्टी वाटर है, वहां पाया जाता है घड़ियाल। फर्स्ट स्टेटमेंट भी है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि चंबल रिवर इज अ कंसीडर एज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ घड़ियाल, ये घड़ियाल के जो प्राइमरी हैबिटेट है यानी कि उसके जो निवास स्थान के लिए जो ज्यादातर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, चंबल रिवर के ऊपर पाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपके लिए है वो इसमें बोला जा रहा है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ घड़ियाल इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन फ्री वाटर बॉडी, यानी कि अगर इसकी जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि इसकी पॉपुलेशन जहां पे भी ज्यादा, वो ये इंडिकेट करती है कि पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, फ्री वाटर बॉडी, यानी कि वाटर बॉडी वो फ्री वाटर बॉडी में ज्यादा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको तीनों स्टेटमेंट मैंने समझा दिया क्या है। अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो ऑप्शन में आपसे दिया गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है सबसे पहले। सेकंड में बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड यानी कि ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला फर्स्ट और ये लास्ट वाला, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप कर लिया होगा आपने। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी गलती होगी। क्या गलती होगी? जो इसमें बोला गया था ना कि सॉल्टी वाटर में पाया जाता है घड़ियाल, नहीं जी, ये गलत हो गया। ये सॉल्टी वाटर में नहीं है, बल्कि फ्रेश वाटर में घड़ियाल पाए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर। जो इंडियन घड़ियाल की बात की जा रही है, कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ फ्रेश वाटर जो है, वो वाटर बॉडीज जो है उसके अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं किसी नदी में, लेक में, पोंड में, कहीं पे भी जहाँ फ्रेश वाटर होगी, पहले। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया इसकी वजह से। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था कि भाई ये जो चंबल रिवर के ऊपर लोकेशन है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जगह। अच्छा, तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। जो आप, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, सपोज ये दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली है, तो जब एमपी की तरफ एंटर करते हैं, और एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर है, यानी कि यूपी से रिलेटेड जो बॉर्डर है एमपी का, और जो एमपी का बॉर्डर जो राजस्थान से रिलेटेड है, इस 3 एरिया काफी फेमस है इस चीज के लिए। ठीक है, तो तीनों में कौन कौन सी लोकेशन है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। जो सबसे पहले जो नेशनल चंबल, ये चंबल सेंचुरी है, वहां पे आपको मिल सकता है। उसके बाद ये चौकी अमरपोली नेशनल चंबल, ये 3 इंस्टीट्यूशन है जहाँ एरिया है जहाँ पे आपको ये घड़ियाल की लोकेशन मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो इस रिवर की बात की जा रही है, चंबल रिवर के आसपास का जो एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा घड़ियाल का हैबिटेंट है हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि जो मेन लोकेशन जो इसकी है वो नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि राजस्थान और एमपी के बॉर्डर के आसपास का जो एरिया, जो कोटा से थोड़ा ऊपर जाकर के इधर का जो एरिया है, यहाँ पे आपको ये सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है वो सही हो गई। यानी कि 75% जो ऑलमोस्ट जो है वो इन 3 एरिया, इस एरिया के आसपास ही घड़ियाल पाए जाते हैं। 75%, बहुत ज्यादा होता है ये। और हाई पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल रिप्रेजेंट द क्लीन वाटर बॉडी। क्लीन वाटर बॉडी क्यों है? क्योंकि ये बाकी जानवरों को खा भी जाते हैं, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, इस तरह से याद भी रख सकते हैं कि ये क्लीन वाटर बॉडी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। और ये जो एरिया है, यानी कि हमारी कंट्री का जो मिड एरिया है, बिल्कुल सेंटर का जो एरिया, जो एमपी, यूपी और राजस्थान से जो इंटरलेटेड, जो एक तरह से ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, ये तीनों पॉइंट, ठीक है, उस एरिया में ये पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बी। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताना। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है बीच बीच में, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पूछा है, सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बारे में जरूर बताना। और रिवर से रिलेटेड जो मैंने आपसे पूछा है कि रिवर में जो क्या नाम है, जो बाकी रिवर है, ब्रह्मपुत्र और जो बाकी रिवर है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बताना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। 1 by 1 हम तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, और फिर नीचे जैसे आपसे बोला गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इन तीनों में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। और हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन है, वो बाद में बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये है, अ सिंड्रोमिक इज अ सिचुएशन व्हेन 2 or more एपिडेमिक इंटरैक्ट सिनर्जेटिकली टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज बर्डन ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन। यानी कि जो इसमें जो बोला गया, जो टर्म है सेंडेमिक, एक सिचुएशन है जब 2 या 2 से ज्यादा एपिडेमिक, यानी कि जो महामारी जब 2 से ज्यादा जब महामारी एक साथ इंटरेक्ट करती है और पॉपुलेशन में के लिए एक तरह से बर्डन का काम करती है, तो ये जो सिचुएशन होती है इसे हम सेंडेमिक बोला जाता है। इसे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट आपके लिए, अ डिसीज कॉल्ड एपिडेमिक व्हेन ए न्यू डिसीज फॉर विच पीपल डू नॉट हैव द इम्यूनिटी स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड एक्सेप्टेशन। यानी कि इस स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, जो एपिडेमिक के उस डिसीज को कहते हैं जब एक न्यू डिसीज हमारे आसपास वर्ल्ड में फैल जाती है, जिसका हमारी जो इम्यूनिटी में स्प्रेड हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम में वो एक तरह से हमें, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको भी बिगाड़ चुकी होती है, और बियॉन्ड वर्ल्ड के बियॉन्ड वो एक्सेप्टेंस से भी आगे निकल जाती है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। और थर्ड स्टेटमेंट है आपका, थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, एपिडेमिक्स आर मोर सीवियर देन द पेंडेमिक, कि जो एपिडेमिक है वो मोर सीवियर कंडीशन की है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ पेंडेमिक ड्यू टू अनलिमिटेड एरिया ऑफ स्प्रेड, क्योंकि इसकी जो एरिया है वो अनलिमिटेड है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में कितना भी ये फैल सकता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जो एपिडेमिक है ये मोर सीवियर है इन कंपैरिजन ऑफ पेंडेमिक के, ये बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास। इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपसे कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट है। और डी में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको तीनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि सही स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। देख लेते हैं, आप डिस्कस कर लेते हैं कि करेक्ट क्यों है या इनकरेक्ट क्यों है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि सेंडेमिक जो है वो सिचुएशन है जब व्हेन टू और मोर एपिडेमिक्स इंटरेक्ट, यानी कि दो तरह की जो महामारी जो होती है वो एक साथ अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं जब दोनों एक साथ फैल जाती है, यानी कि सोसाइटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए एक बर्डन, टू डिफरेंट डिसीज का बर्डन एट द सेम टाइम अगर आ जाता है तो इसे सेंडेमिक बोला जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया एपिडेमिक बोला गया, जो एपिडेमिक के बारे में क्या है कि एपिडेमिक इज ए लार्ज आउटब्रेक होता है, वन ऑफ द स्प्रेड ओवर द पॉपुलेशन और रीजन, यानी कि एपिडेमिक सिचुएशन या कंडीशन ऐसी होती है जब एक बड़े रीजन में या बड़े पॉपुलेशन में फैल जाता है, ठीक है, एक साथ फैल जाता है, तो उस महामारी, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पेंडेमिक इज डिक्लेयर व्हेन ए न्यू डिसीज फॉर विच पीपल डू नॉट हैव द इम्यूनिटी स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड द एक्सेप्टेशन। अब पेंडेमिक क्या है, एपिडेमिक का मतलब कि एक बड़े हिस्से में, एक बड़े एरिया में कोई बीमारी फैल गई है, ठीक है। और पेंडेमिक क्या होती है, कोई न्यू डिसीज, यानी कि पहले से नोन नहीं है हमारे लिए, अननोन है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी खराब कर देती है, तो पेंडेमिक वो सिचुएशन है, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये भी गलत हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट है आपके लिए कि पेंडेमिक आर द लेस सीवियर देन द epidemic are less severe than the pandemic due to limited area of spread। कि जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक कह लो, ये जो ना थोड़ा सा कम सीवियर है एज कंपेयर टू पेंडेमिक की। क्यों? क्योंकि लिमिटेड एरिया में स्प्रेड होता है, जबकि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया था थर्ड स्टेटमेंट, इसमें बोला गया था अनलिमिटेड, जबकि अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है ये, तो यहाँ पे ये मिस्टेक होगी। यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारे लिए जो इस क्वेश्चन का होगा वो हो गया बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर लाइन आर एसोसिएटेड विद इंडिया एंड चाइना। ये कुछ लाइंस, बॉर्डर लाइन के नेम्स गिवन है आपके पास, ये 5 डिफरेंट नेम है जो इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो इंडिया से की जो बाउंड्री से रिलेटेड जो ये नेम्स है, लाइंस के नेम है, आपको ये बताना है कि इंडिया और चाइना के साथ जो कॉमन है उस लाइन के बारे में आपको आंसर बताना है, उसको चूज करना है, 5 में से कौन से ऐसे हैं। तो जैसे नीचे आपसे बोला गया कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये जो कोड्स गिवन है आपकी, इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर आप चूज करिए और फिर बताइए कि सही ऑप्शन क्या है। चलिए देख लेते हैं फिर। फर्स्ट ऑप्शन यानी ए में आपसे बोला कि फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, यानी कि फर्स्ट यानी जॉनसन लाइन और सेकेंड यानी कि मैकडोनाल्ड लाइन, ये दोनों क्या है कि इंडिया और चाइना से एसोसिएटेड है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। अच्छा, सेकंड यानी बी ऑप्शन में बोला जा रहा है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड है आपका मैकडोनाल्ड लाइन, फोर्थ है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड फिफ्थ है आपका रेड क्लिफ लाइन। तो ये 3 लाइन किससे एसोसिएटेड है, इंडिया एंड चाइना से। अच्छा, नेक्स्ट सी ऑप्शन में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 4 ओनली। 1 यानी कि जॉनसन लाइन, 2 मीन्स मैकडोनाल्ड लाइन एंड 4 मीन्स है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो है ये किससे रिलेटेड है, इंडिया एंड चाइना से। लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है 1, 2, 3, 4, 3 नहीं है इसके अंदर, 1, 2, 4 एंड 5, यानी कि 3 को छोड़ देते हैं, यानी कि एलओसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी बच गए वो सब किससे रिलेटेड है, वो सारे रिलेटेड है इंडिया एंड चाइना से। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया एंड चाइना जो बॉर्डर शेयर करता है तो उसके जो लाइंस के नाम गिवन है वो आपको करेक्ट चूज करने हैं जो इंडिया और चाइना में कॉमन लाइन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। चलिए, ये ऑप्शन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया। चलो अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, सही क्या है जवाब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी यानी कि फर्स्ट, 2 एंड 4, यानी कि थर्ड को और फिफ्थ को अगर हम छोड़ दें तो वो इंडिया से रिलेटेड है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को छोड़े, थर्ड यानी कि जो एलओसी है, आप जानते हैं एलओसी तो पाकिस्तान के साथ है, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ है। और उसके बाद जो फिफ्थ है रेड क्लिफ लाइन, ये भी पाकिस्तान के साथ है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल एंड रेड क्लिफ लाइन, ये तो इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। अच्छा, और बाकी जो है जॉनसन लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दीज आर द लाइंस एसोसिएटेड विद इंडिया एंड चाइना, ठीक है। चाइना के साथ 3 है और इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ 2 है। ये आपको याद रखने, 5 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको जैसे चाइना से रिलेटेड पूछ लिया गया, एग्जाम में हो सकता है पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ ले, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना दे चाइना और क्या नाम है पाकिस्तान को कंबाइंड भी पूछ सकता है। तो आपको 5 के बारे में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कौन सी लाइन किसके साथ इंडिया शेयर करती है अपनी बॉर्डर को, ठीक है।
ये है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को आप अच्छे से। तो करेक्ट आंसर जो हो गया आपका सी हो गया। इट मीन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द लाइन एसोसिएटेड विद इंडिया एंड चाइना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना ये एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक ये प्रोजेक्ट है क्या, इससे रिलेटेड आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। इन तो दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनको चेक करना है, और नीचे जैसे आपसे बोला गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट में दिया क्या गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास, इंडिया इज बेस्ड ऑन द इट इज बेस्ड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारी कंट्री में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि अरुणाचल के अंदर है उससे रिलेटेड है, उससे बेस्ड ये एक प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट का नाम है एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो कि इंडिया के अंदर अरुणाचल से रिलेटेड है, ऐसा बोला जा रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर से एसोसिएटेड है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ प्लेरेटिक एंड इंडो म्यांमार बायोजोग्राफिकल जोन। यानी कि इंडिया और जो म्यांमार है इसका जो कॉमन जंक्शन है, ठीक है, जो कॉमन जंक्शन जिसे हम पैलेट्रिक जोन भी कह सकते हो, जो जहां पे ये दोनों अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वो जो कॉमन एरिया आता है वहां पर इसकी लोकेशन है, इसके बारे में बोला जा रहा है। फर्स्ट में ये बोला जा रहा है कि कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर से एसोसिएटेड है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बोल रहा है जो इसकी लोकेशन है वो इंडिया और म्यांमार के साथ जो शेयर बॉर्डर है, जो जहाँ पे कॉमन एरिया है वहां पर इसकी लोकेशन है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इनमें जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट ए में बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला गया आपके पास सेकंड ऑप्शन सही है, सी में बोला गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और डी में बोला गया कि ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है, यानी कि एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये इंडिया और म्यांमार के जो बीच का जो कॉमन एरिया है, ठीक है, वहीं पे ये एसोसिएटेड है, वहां पे ये लोकेटेड है। अच्छा, रिवर की जो बात की जा रही थी इसमें कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, भाई ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये दिबांग रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है। एग्री, इस बात से बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है ये। बट थोड़ी सी गलती ये होगी कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर नहीं, दिबांग रिवर के ऊपर है। दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र में की एक छोटी नदी है जिसमें जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, यानी कि उस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है एटलीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करने का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोजेक्ट है जो कि दिबांग रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसके ऊपर है ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थे जो ब्रह्मपुत्र नाम यूज किया गया था, ब्रह्मपुत्र के ऊपर नहीं है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर के ऊपर है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है यार, कि इंडिया और जो म्यांमार जो बॉर्डर है, जोन जो है उस जोन पे, और ये जो एरिया है वो बहुत रिच है इन कंपेरिजन वो बायोजोग्राफिकल प्रोविंस के तरह पे, यानी कि हिमालय का जो ये जो एरिया है जहाँ पे इंडिया और म्यांमार जिस एरिया में आता है, ये बड़ा रिच है अपने जोग्राफिकल प्रोविंस के लिए, ठीक है, हिमालय के। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जेएनके का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020। अभी जो आपको पता होगा कि जो जेएनके है इसको थोड़ा सा इसमें कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी गई है। पहले जो जेएनके हमारा स्टेट हुआ करता था, अब स्टेट को से यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है, और उसके बाद लेह एंड लद्दाख को डिफरेंट कर दिया, इससे अलग कर दिया गया, यानी कि लेह एंड लद्दाख इज डिफरेंट यूटी एंड जेएनके इज द डिफरेंट यूटी, दोनों को यूटी बना दिया गया। अच्छा, उसके बाद जेएनके में लॉ एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन किया गया, जिसमें से एक ये है कि जेएनके का में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जो फॉर्मेशन होता है जिसे दिया जाता है लोगों को, उसके अंदर कुछ रूल्स में भी कुछ चेंजेस लाया गया है। तो उस चेंज की वजह से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। आई होप समझ गया आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, कि भाई इंडिया की जो पॉलिसी थी कि जो न्यू पॉलिसी जो आई है जिसमें जेएनके को स्टेट की जगह यूटी बना दिया गया, उसकी वजह से कुछ इंटरनली कुछ रूल रेगुलेशन में चेंजेस हुआ है, तो उस चेंज की वजह से ये क्वेश्चन आपके सामने है।
तो इसमें आपसे बोला गया 3 स्टेटमेंट है इस पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि जेएनके ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये 3 पॉलिसी है, ठीक है। जो पॉलिसी है उसके 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फिर देखेंगे जो नीचे बोला गया आपसे विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, अंडर द अमेंड रूल एलिजिबल नॉन लोकल कैन आल्सो अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट, यानी कि जो जेएनके में नॉन लोकल, यानी कि जो जेएनके का नहीं है, यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो ओरिजिनल सिटीजन नहीं है, बाहर का सिटीजन है, अब वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के सिटीजन हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि ये बाहर के जो लोग हैं अगर वो वहां पे आके स्टेब्लिश्ड हो गए, वहां रह रहे हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहला। सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोले इट वुड अलाउ वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, यानी कि जो वेस्ट पाकिस्तान का जो एरिया है वहां से अगर कोई रिफ्यूजी आया है, सफाई कर्मचारी है, एंड चिल्ड्रन ऑफ वुमेन हु मैरिड नॉन लोकल टू अप्लाई फॉर जॉब, यानी कि वहां पे अगर वेस्ट पाकिस्तान से कोई आया हुआ है, सफाई कर्मचारी आया है, कोई बच्चा आया हुआ है, वुमेन आई हुई है, जो कि वुमेन कौन, जो मैरिड है नॉन लोकल से, लोकल का मतलब जो ओरिजिनली जेएनके के जो सिटीजन है, उसके अलावा भी कोई बाहर के बंदों से भी, जैसे मान लीजिए कोई यूपी बिहार से, या फिर आप ये कह लीजिए किसी और स्टेट से जाकर के वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ओरिजिनल सिटीजन वहां के नहीं है पर रोजगार के लिए वहां गए हुए, उससे भी कोई मैरिड मतलब शादी वादी कर ली और फिर वो वहां रह रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपका कि भी पहले में तो नॉन लोकल यानी कि बाहर की बात की है, अब इसमें नॉन लोकल के बाद एक टर्म और ऐड कर दी, जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं, जो वहां से भाग के आए हैं, कहने का मतलब है, तो उन लोगों की बात की जा रही है। और उसमें भी बोला गया कि जो कि नॉन लोकल से मैरिज की गई है, ठीक है। नॉन लोकल का मतलब है जो जेएनके के अलावा बाकी जगह से जो है, ठीक है, यानी कि अदर देन जेएनके स्टेट से जो हमारी कंट्री के जो लोग जेएनके में जाके जो मेहनत मजदूरी का जो भी कुछ काम करते हैं, यानी कहने का मतलब वहां रहते हैं, अगर उससे भी शादी की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इट सेट अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर इन मोशन टू इश्यू दैट सर्टिफिकेट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 10 days। अच्छा, अब नया जो रूल आया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल जो है, उसमें ये बोला गया कि अब जो इनको जो सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे वो फटाफट कर दिए जाएंगे, विद इन अ 10 days के अंदर इनको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, अब रूल को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि कोई अप्लाई कर सकता है, और सर्टिफिकेट भी बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, विद इन 10 days के बारे में बात की जा रही है। तो आपको ये बताना है ये तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ए में 1 and 2, बी में आपके पास 2nd and 3rd, सी में आपके पास है 1 and 3, और डी में आपके पास 1 2 3। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके हिसाब से, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी कि बाहर से जो बोला गया था कोई और नॉन रेजिडेंसी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, बिल्कुल करेक्ट। जो नया जो अमेंडमेंट रूल जो है 2020 का जो रूल है जेएनके ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके अंदर चेंजेस कर दिया कि आउटसाइडर भी अप्लाई कर सकते हैं अब अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए उस टेरिटरी के अंदर, यानी कि यूनियन टेरिटरी जेएनके के लिए। समझ गए होंगे यूनियन टेरिटरी में क्यों बोल रहा हूँ, स्टेट क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जेएनके को शॉर्ट में बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो बोला गया कि भाई जो वेस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजी, सफाई कर्मचारी वगैरह वगैरह, चिल्ड्रन, वुमेन जो मैरिड एंड नॉन लोकल से, उनको भी ये सर्टिफिकेट मिल सकता है ताकि वो अप्लाई कर सके किसी जॉब वगैरह के लिए, यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट की बात कर सकते हैं जिसमें ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर जो स्टार्ट किया गया है कि जल्दी से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ठीक है, ताकि और रूल को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है और जल्दी भी इशू हो जाए, उसके लिए जो चेंजेस किया गया वो भी करेक्ट है। पर इसमें छोटी सी मिस्टेक ये है, नंबर ऑफ डेज में गड़बड़ हो गई है। जो आपसे मैंने जो क्वेश्चन में जो दिया था, मैंने आपको दिया था 10 days दिया था यहाँ पे, ठीक है, जबकि एक्चुअल में 10 days नहीं है, ये है 15 days, यहाँ पे मिस्टेक है। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ें पूरा पढ़ें, अगर क्वेश्चन आता वो भी वो गलती हो सकता है, तो थोड़ा डेज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप देखिए ऑलमोस्ट सारा सही है, बस एक छोटा सा ये 0 की जगह 5 करना है बस, और यहीं से सारा खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है आपसे। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े पूरा पढ़े, थोड़ा टाइम दे के पढ़े, यानी 15 days में ये मिस्टेक होगी, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया और बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बहुत इजी है, नेशनल पार्क से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन, ये लोकेशन कहां है इसका ये बताना है, ठीक है। आपको इसका लोकेशन बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कर्नाटका, जो कि कर्नाटका स्टेट के अंदर है।
बी में आपसे बोला जा रहा है कि दादर एंड नगर हवेली, ये भी अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, तो इसके अंदर है, ये बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है गोवा के अंदर है, और लास्ट में डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अंडमान एंड निकोबार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिटेल में बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है, ये अंडमान एंड निकोबार में है। अच्छा, अब इस वीडियो में तो इतना ही है, पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता हूं ताकि आप लोग घर पे भी बैठ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सके इस वीडियो के बाद। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है, रिसेंटली एक यूटी है जिसको मर्ज किया गया है। आई रिपीट, कुछ यूटी है जिनको मर्ज किया गया है, मर्ज करना है, उसको मिलाया गया है, और दो यूटी को मिला के एक कंबाइंड यूटी डिक्लेयर कर दी गई है। तो वो यूटी क्या है, यूटी का नाम बताना। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं कि दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के एक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया गया। तो वो कौन सा है, उसका नाम बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं ये छोड़ देता हूं, और दूसरा क्वेश्चन एक और दे देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब एक और दे देता हूं, ठीक है। ये हाँ, अच्छा, ये और बताइएगा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी बाकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर काफी फेमस है और बड़ा भी रिवर है और काफी न्यूज में भी रहता है। तो आपको ये बताना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर की जो बाकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन सी है, आपको ये बताना है। ट्रिब्यूटरी रिवर समझ के हो ना, सहायक रिवर जिसको मिला करके एक बड़ी नदी बनती है, ठीक है, इसका मतलब ये है। आई होप क्लियर हो गया होगा कुछ दोनों क्वेश्चन। इसमें जो बात किया जा रहा है आपसे वो कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द साइक्लोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन टोटली डिपेंडेंट है साइक्लोन के ऊपर, कि आपसे साइक्लोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि 3 स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपके पास है, और आपको करना क्या है वो नीचे दिया गया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। इसका मतलब कि गलत स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो ये जरूर चेक कर लीजिए नीचे कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला है या इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बोला है। तो ये नोट वर्ड मैंने कैपिटल में लिख दिया है ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि यहां पे आपको ध्यान देना है। चलो, स्टेटमेंट 1 है आपके लिए, साइक्लोन आर द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। कि साइक्लोन की जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम से होता है और इसमें जो स्पीड होती है विंड की वो बहुत ज्यादा होती है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि साइक्लोन गेन देयर एनर्जी, जो साइक्लोन होता है वो जो अपनी एनर्जी जो गेन करता है यानी रिसीव करता है फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर जनरेटेड फ्रॉम द वार्म ओशन सरफेस। वार्म ओशन सरफेस जो होता है उसका जो वार्म एरिया होता है वहां से और हीट जनरेट करता है, वो हीट रिसीव करता है वो, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है आपके बारे साइक्लोन के बारे में। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द अरेबियन सी हैज द हायर सी सरफेस टेम्परेचर SST कंपेयर टू द बे ऑफ बंगाल, जिसको BOB शॉर्ट में बोला जा रहा है। SST सोशल स्टडीज के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर के लिए बोला जा रहा है। एंड थस अरेबियन सी एक्सपीरियंस मोर नंबर ऑफ साइक्लोन एज कंपेयर टू BOB का मतलब है बे ऑफ बंगाल। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जो हमारी जो कंट्री है, जो एक पेनिनसुला बना के रखती है हमारी कंट्री, एक साइड में अरेबियन सी है और दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो अरेबियन सी है यहाँ पे ज्यादा ये कंडीशन हो जाती है, ज्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब साइक्लोन आता है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास है, तीनों को आपने समझ लिया होगा क्या पूछा जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा, रीड कर लिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलती क्या होगी, गलती ये हो गई जो इसमें बोला गया था ना अरेबियन सी में सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है। ये देखो, ये पूरे वर्ल्ड मैप है आपके सामने। इस वर्ल्ड मैप के अंदर आप इंडिया को देखोगे, ये हमारी कंट्री इंडिया है, और ये जो हमारी इंडिया जो कंट्री है इसका जो साउदर्न एरिया है वो पेनिनसुला फॉर्म करती है। पेनिनसुला मीन्स एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय द वाटर इन 3 साइड ऑफ इट। 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है। देखो, ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और जो साउथ में है हमारे पास हमारी कंट्री के नाम से इंडियन ओशन है, और वेस्ट में हमारी साइड में क्या है, अरेबियन सी है। तो ये बोला गया था ना थर्ड स्टेटमेंट की अरेबियन सी में सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है। नहीं भाई, ये गलत हो गया। यहाँ पे अरेबियन सी में कम आता है, सबसे ज्यादा आता है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट नहीं पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक बार इस मैप को अच्छे से देख लो, ये पूरे मैप को। इसमें आपके पास साइक्लोन को ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग एरिया में इसका कुछ और नाम है।
तो जैसे ये पूरा मैप आप देख रहे हैं वर्ल्ड का, तो एशिया और जो एशिया के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में तो इसे साइक्लोन बोला जाता है। जो ईस्ट अफ्रीका के अराउंड का एरिया है, ये इंडिया, जैसे ये साउथ एशिया कह लो, इस एरिया इधर का जो एरिया है, यहाँ पे इसे साइक्लोन बोला जाता है। बट इधर वाला जो एरिया है, यानी कि ये जो आपके पैसिफिक एरिया जो आप बोल सकते हो, पैसिफिक एरिया जहां से स्टार्ट हो जाता है, यानी जापान के नीचे का एरिया, इधर वाला जो एरिया है, ये साउथ चाइना सी के आसपास का एरिया है, यहाँ साइक्लोन को जो नाम दिया जाए, टाइफून नाम दिया जाता है। चीज वही है बट बोला अलग जाता है, ठीक है। अगर आप इधर आ जाओ, क्या नाम है, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर आ जाओ, और ये अमेरिका कनाडा के नीचे और अमेरिका के आसपास आ जाओ, तो या फिर आप कहो कि यूरोपियन कंट्रीज जो है, इसके वेस्ट में जो एरिया है, इसको यहाँ पे हुरिकेन बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया में इसको हुरिकेन बोल देते हैं, यहाँ इसे साइक्लोन बोल देते हैं, और इधर से टाइफून बोल देते हैं। और इधर जो एरिया है, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं कहीं इसे कुछ और भी नाम से बोला जाता है, ठीक है। इसे बेली नाम से भी बोला जाता है। तो ये बहुत सारे नाम है इसके, चीज वही है। कई बार आपसे क्वेश्चन में घुमाने के लिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई टाइफून आता है, टाइफून तो आता है, लेकिन कहाँ आता है, तो वो पूछेगा आपसे। तो टाइफून सारी जगह आता है, बस नाम का डिफरेंस है। इस एरिया में से टाइफून बोला जाता है, इस एरिया में से साइक्लोन बोला जाता है। अच्छा, बाकी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, अब उसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया था साइक्लोन के बारे में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि जो फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, वो फॉर्मेशन होता है जहां पे लो प्रेशर सिस्टम जनरेट, जब लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एयर होता है कह लीजिए एनवायरमेंट में, तब वो साइक्लोन जनरेट होता है, ठीक है। जब विंड की स्पीड बहुत हाई होती है, इसकी फॉर्मेशन की कंडीशन है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था कि ये एनर्जी कहां से जनरेट करता है, तो ये जो सी वगैरह है, सी है, ओशन है, ठीक है, वहां से उसके जो सरफेस से जो वार्म एरिया है और मॉइस्चर है, यहां से वो अपने लिए एनर्जी जनरेट करता है साइक्लोन, ठीक है। जो सी है या फिर आप कह सकते हैं ओशन है, इसका जो वार्म एरिया, यहां अगर गर्मी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और फिर इधर मॉइस्चर, लैंड पे मॉइस्चर अगर क्रिएट होता है, तो ये बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है साइक्लोन के आने का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया इसका बी, यानी कि ओनली थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत स्टेटमेंट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टाइगर रिजर्व आर कंस्टिट्यूटेड ऑन ए कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर स्टार्टेड इन द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और ये जो है ये टाइगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है आपके पास, तो वो आपको चेक करना है। नीचे जैसे बोला गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट में बोला गया, भी ये जो एक्ट बनाया गया था 1972 में बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, उसके हिसाब से टाइगर को लिए एक रिजर्व एरिया की कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई थी, उसकी इसकी स्ट्रेटजी के लिए इसके बनाया गया था। सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसमें आपसे बोला गया, द कोर एरिया हैव द लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरीज। तो मतलब इनके लिए, यानी कि एनिमल के लिए, स्पेशली टाइगर की बात करें तो, बाकी एनिमल के लिए भी, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं मेनली यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है, आपसे टाइगर की बात की जा रही है, इनके लिए कोर एरिया को बनाया गया था, जो जिसका नाम रखा गया था नेशनल पार्क और सेंचुरीज। जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे जानवर वगैरह आसानी से रह सके, उनके लिए इन्वायरमेंट मिल सके, ताकि वो भी अर्थ प्लैनेट पे जिंदा रह सके, तो उनके लिए ये चीजें बनाई गई। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है, द प्रोजेक्ट टाइगर एम टू फोस्टर एन एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा इन द कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व। ये टाइगर प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारी कंट्री में लॉन्च हुआ था, उसका जो एम है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसका एम था एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा जो हमारा था, कि कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व विद इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा इन द बफर। कि यानी कि जो एरिया होगा टाइगर फॉरेस्ट की बात कर ले, या फिर हम नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ले, जहां पे हमारा टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर हमारा इंप्लीमेंट किया गया, वहां पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके बारे में ये डील करता है, कुछ उसके बारे में बताया गया है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास है, तीनों स्टेटमेंट को आपने समझ लिया होगा, एक बार कम से कम पढ़ लिया होगा। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है आपसे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि 1972 में, बिल्कुल सही बात है, 1972 में हमारी कंट्री के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जानवरों के बचाव के लिए, उनके हैबिटाट और उनके लिए जो क्रिटिकल बफर जोन क्रिएट करने के लिए, यानी कि नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, इस तरह की चीजें क्रिएट की गई थी, उसके लिए
प्रोविजन हमारी कंट्री में आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, इन कोर एरिया को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम रखा गया था नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज आप बोल सकते हो। और थर्ड में जो बोला गया था इस एरिया में कि प्रमोट किया था को एग्जिस्टेंस, यानी कि एक साथ ह्यूमन एक्टिविटी भी होगी और वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्शन होगा, यानी कि लोगों को रहने के लिए भी सुविधाएं दी जा सकती है इसके अंदर, और साथ ही साथ जानवरों का भी ख्याल रखा जाए, उनको मतलब कहने का मतलब शिकार विकार ना कर सके, जंगल वंगल प्रॉपर रहे, वहां पे पेड़ वेड़ काटना उतना फ्रीक्वेंटली अलाउड ना हो, ठीक है। तो मतलब जानवरों का भी ध्यान रखा जा सके और ह्यूमन एक्टिविटी भी प्रॉपर मैनेज हो जाए, उसके बारे में ये डील करता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे इसमें थर्ड स्टेटमेंट आपको जो बोला गया था इसके अंदर ये था कि भी उसके एक साथ दोनों होने चाहिए, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर को एग्जिस्टेंस होना चाहिए वाइल्ड एनिमल का और ह्यूमन एक्टिविटी का, यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द गोल्डन ट्राइंगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गोल्डन ट्राइंगल को ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट को पढ़िए, और फिर नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गोल्डन ट्राइंगल का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको स्टडी किया, आपने एनसीईआरटी पढ़ा है थोड़ा सा, फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर देखते हो, तो आप समझ पाओगे या गोल्डन ट्राइंगल का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलो अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये, इट रिप्रेजेंट रीजन ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसमें बोला गया जो एरिया है इसके अंदर बताया गया कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान कंट्री आती है, पहले बोला गया। उसके बाद आपसे बोला गया कि इट इज द अफीम प्रोड्यूसिंग रीजन एंड अ नारकोटिक्स सप्लाई रूट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, कि भाई ये जो कंट्री है यहीं से अफीम कह लो या फिर नार्कोटिक्स वगैरह जो है पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वगैरह पार्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट में बोला गया यानी कि वन स्टेटमेंट, ओनली वन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बी ऑप्शन में, और थर्ड सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, ना ही फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर जो इसका है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया था कि जो ये गोल्डन ट्राइंगल जो एरिया है, इस एरिया से ही पूरे दुनिया में ये नारकोटिक्स और अफीम वगैरह की सप्लाई होती है, मतलब ये बोला जाए। ये सब चीजें आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कल को आप भी ऑफिसर बनेंगे या फिर सर्विस में आएंगे, तो अगर आपके एरिया में भी इस तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो आपको पता तो होना चाहिए इसके रूट कहाँ से आते हैं, ताकि उस एरिया को आप ब्लॉक कर सके और ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर ये बैड एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो सके आपकी सोसाइटी में, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गोल्डन एरिया की, गोल्डन ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो गोल्डन ट्राइंगल में जैसे बोला गया था आपसे क्वेश्चन में कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ये कंट्री है, इसके अलावा भी कुछ और कंट्री है जो आपको ये मैप में जो दिखा रहा हूं कि हमारी जो कंट्री इंडिया, इसका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट जाए, नॉर्थ ईस्ट के अगर ईस्ट साइड में आप मूव करेंगे तो कुछ कंट्री है, जैसे म्यांमार, जिसे पुराना नाम बर्मा ही बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ एरिया है, और ये जो लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो 3 कंट्री है इधर के एरिया, मेनली यहीं से ही ये नारकोटिक्स और अफीम वगैरह पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई होती है। तो इसके अलावा और भी कुछ कंट्री है, मेनली ये 3 मानी जाती है। उसके अलावा बाकी जो कंट्री जो गोल्डन ट्राइंगल को जो रिप्रेजेंट करती है वो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कंट्री है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया जो है उधर की भी कंट्री का मेन रोल है इस सब काम में, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको ये मार्क करने के लिए इस पिक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि भी साउथ ईस्ट एरिया का जो एरिया है, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट था, उसमें कोई इशू ही नहीं था कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में यहीं से सप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, और चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइबर थ्रेट बैंकिंग ट्रोजन। अब ट्रोजन टर्म की अगर डेफिनेशन आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। कंप्यूटर यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, तो बहुत इजीली पता लग जाएगा कि ट्रोजन होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने ये टर्म यूज किया होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये 3 स्टेटमेंट आपके पास है और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट की बात की जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, इट इज ए मैलिशियस प्रोग्राम यूज्ड टू ऑब्टेन confidential information about the customer online banking and payment system।
ये एक तरह से प्रोग्राम है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही ये प्रोग्राम है, पर ये नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं। नेगेटिव एक्टिविटी करने की वजह से इसे मलिशियस प्रोग्राम का टर्म इसको डिफाइन के लिए यूज किया गया है। अच्छा, ये क्या करते हैं, जैसे भी आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी अपना ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन कुछ परचेज करते हो, कुछ भी कोई भी ऐप वगैरह से कहीं से कुछ परचेज करते हो, या कंप्यूटर मोबाइल या जो भी इंटरनेट को यूज करके कोई भी आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो, तो ये क्या करते हैं, आपके डिवाइस में, मान लीजिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, अगर वहां पर ये ट्रोजन नाम का वायरस कह लो एक तरह से ये, हाँ ठीक है, अगर आपके उसमें ये प्रोग्राम है आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस के अंदर, तो ये क्या करेंगे, आपकी जो डिटेल्स है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल है, जैसे आपका पासवर्ड वगैरह हो गया, डिटेल वगैरह, तो ये क्या करते हैं, उसको सर्वर तक पहुंचा देते हैं। किसी जो भी इसके ऑनर है, ट्रोजन के जो भी ऑनर है, उसके पास आपकी बैंकिंग डिटेल, आपके पासवर्ड, आईडी वगैरह वहां तक पहुंचा देते हैं। ये काम करता है बैंकिंग ट्रोजन की बात की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है, इट deploy its application usually spread by phishing campaign to the trick user into the installing it on their स्मार्टफोन। कि जब आप स्मार्टफोन को यूज करते हैं और उसके अंदर आपके पास कोई मेल या मैसेज आता है लिंक से रिलेटेड, ठीक है, फिर उधर जाकर के आप अपनी डिटेल जब सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कोई भी आईडी क्रिएट करते हैं हम किसी आईडी पे, ठीक है, तो ये भी एक तरह से एक मेल आते हैं जहां पे आपकी पर्सनल डिटेल, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें से लेकर के आपकी जो डाटा है वो स्टोर कर लेता है। तो ये जो लिंक जो आता है, इस तरह से जो आपका डाटा चुराया जाता है, इस एक्टिविटी को बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, फिशिंग और इस फिशिंग में अंतर है, वो मछली वाला फिशिंग नहीं है, ये अलग है, स्पेलिंग अलग है, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है, इट कैन आल्सो यूज ओवरले अटैक टू द कैप्चर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिटेल ऑफ द विक्टिम। यानी कि ये क्या कर सकती है, ये आपकी जो टू फैक्टर वेरिफिकेशन होता है उसको भी ये एक तरह से अटैक कर सकती है उसके ऊपर। पहले तो ये समझती है टू फैक्टर वेरिफिकेशन होता क्या है। जैसे ही आप कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास ओटीपी आता है कि आपको दोबारा, पहले तो आप पासवर्ड डालते हैं फर्स्ट टाइम, फिर जब दोबारा आपको वेरीफाई करता है कि यू आर द ओरिजिनल कस्टमर या ओरिजिनल ओनर ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट अगर आप हैं, तो उसको चेक करने के लिए वो आपके ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भेजता है, मेल या एसएमएस के थ्रू की ओटीपी भेजता है। तो उस तरह की जो ओटीपी होती है उसको भी ये कैप्चर कर सकता है इस अटैक के थ्रू, ट्रोजन की हेल्प से। ये बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आपका हो गया होगा कम से कम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, और सी में बोला जा रहा है कि ओनली वन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, और डी में बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट है क्या। तो भाई तीनों ही स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही क्लियर है, यानी तीनों ही सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि बैंकिंग ट्रोजन क्या है, एक तरह से मलिशियस प्रोग्राम या फिर वायरस की तरह ही आप ट्रीट कर सकते हैं, जो आपके जो यूजफुल जो क्रेडेंशियल होते हैं, आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, पासवर्ड वगैरह, पिन वगैरह, नेट बैंकिंग से रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो आप करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट को यूज करके, वो आपका चुराया जा सकता है इसके थ्रू। और फिशिंग क्या होता है, फिशिंग एक तरह से मेल के थ्रू, जब आपके पास कोई लिंक, मेल या एसएमएस के थ्रू जब आपके पास कोई लिंक आता है और उसमें आप उसको जो क्लिक करते फिर जाके अपना डिटेल देते हो, तो उससे आपकी डिटेल को कैरी कर सकते हैं, जो भी फिशिंग के थ्रू। अच्छा, लास्ट में जो बोला गया है कि ये ट्रोजन टू फैक्टर वेरिफिकेशन, हाँ बिल्कुल भाई, ये आपके टू फैक्टर वेरिफिकेशन को भी ये कैप्चर कर सकता है। तो कई बार ये बोला जाता है कि आप जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो ऐप डाउनलोड करते हैं वो हर चीज के लिए परमिशन मत दिया करो, ताकि अगर आप परमिशन देंगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो गया, 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट मींस जीएसटी। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और जीएसटी के रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेट आपके, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट में। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है द टैक्स इज लेविड ओनली फॉर द एडिशन, मतलब इस टैक्स के थ्रू क्या करता है, वैल्यू एडिशन हो जाती है, कुछ वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है इसके अंदर, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट रिड्यूस द कास्टिंग एफर्ट ऑफ टैक्स, कि ये जो टैक्स क्या करता है कि आपके जो इम्पैक्ट जो डलने वाला किसी सामान के ऊपर वो बढ़ा दे, मतलब कम कर देता है। इस तरह से ही है कि आप अगर किसी चीज को लेने वाले हैं तो आप नहीं लेंगे, कुछ इस तरह का आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइस तो इन्होंने इंक्रीज ही कर दिया एक तरह से।
अच्छा, अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो जो ऑप्शन है आपके फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है 1 और 2, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है आपसे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री, यानी कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सही आंसर क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है जीएसटी के रिगार्डिंग। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के रिगार्डिंग में तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, पहली बात हो गई, बिल्कुल सही है। दूसरा ये बोला है कि भाई ये जो लगाया जाता है ये सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए लगाया जाता है, ये भी सही है। और थर्ड जो बोला है सिंस लेविड ऑन ओनली ऑन द, ये क्या वैल्यू एडिशन के लिए, और इट रिड्यूस द कार्ड कास्टिंग एफर्ट ऑन द टैक्सेस, तो ये मतलब तीनों ही स्टेटमेंट कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में सही है। विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन ग्रीन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया ऑपरेशन ग्रीन, तो ऑपरेशन ग्रीन के रिगार्डिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, इन तीनों स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। देखिए ये कैपिटल लेटर में जो नॉट लिखा है इसे ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट का मतलब है जो गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये, इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइज मार्केटिंग ऑफ टमाटो ओनियन एंड पोटैटोज ओनली। ये जो ऑपरेशन ग्रीन है ये सिर्फ डील करता है, ओनली डील करता है, वर्ड ओनली ध्यान रखना, किसी चीज के ऊपर टमाटो पोटैटो और ओनियन के रिलेटेड मार्केटिंग से डील करता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे ये, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस। मतलब ये जो ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया है इसके बारे में बोला गया, इसमें क्या किया जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी, यानी कि इसके अंदर क्या कि स्टोर कर सके प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूसर, और उसके बाद उसे मार्केट तक पहुंचा सके, तो उसके लिए एडिशनल बेनिफिट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था ये इसकी जो बैकग्राउंड में जो इसकी वजह थी स्टार्ट करने की, जो इसके ऊपर बेस्ड है ये बोला जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो हमारी कंट्री में हुआ था, फ्लड का मतलब है जब एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन फ्लड, तो उससे रिलेटेड है ये, उसके बेस पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपको ये ऑपरेशन ग्रीन के बारे में समझना है, अगर आपने ऑपरेशन फ्लड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा हिंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में दोनों चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1 ओनली, बी है आपके पास 2 ओनली, सी है आपके पास 2 and 3, और डी ऑप्शन में आपके पास है 1 and 3 स्टेटमेंट गलत है। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है आपको ये बताना है। चलिए थोड़ा हिंट दे देता हूं, ऑपरेशन फ्लड जो है ये मिल्क से रिलेटेड है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। मिल्क यानी दूध से रिलेटेड ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में। अब बताइए सही आंसर क्या है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट ओनली, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, अदरवाइज बाकी ठीक है। इसमें जो बोला गया था ना ओनली वर्ड लगा लिया गया था कि भाई ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था टमाटो ओनियन एंड पोटैटो ओनली, इन तीनों के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं, इन तीनों के लिए तो स्टार्ट किया ही गया था, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और भी वेजिटेबल है और फ्रूट्स है, उसके लिए भी इसे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि टमाटोज ओनियन पोटैटो के अलावा, यानी कि टॉप वेजिटेबल जिस तरह शॉर्ट में आप बोल सकते हो उसे, इसके अलावा इसे एक्सटेंड कर दिया गया था ऑल वेजिटेबल के लिए, यानी सारी सब्जियों के लिए एंड फ्रूट्स के लिए भी। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। अच्छा, बाकी जो 2 स्टेटमेंट है कि भाई ये ऑपरेशन ग्रीन के बारे में कि भाई ये क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सब्सिडी देता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वेजिटेबल के स्टोरेज के लिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर लास्ट में जो बोला गया था ये जो किसके बेसिस पे था, ये ऑपरेशन फ्लड जो हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन था, जिसे दूसरा नाम बोल सकते हैं हम ऑपरेशन फ्लड, तो उसके कंपैरिजन में उसको बेस बनाकर इसे ऑपरेशन ग्रीन को हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत था, सेकंड एंड थर्ड सही था, ठीक है। तो हमारे से पूछा ये गया था गलत स्टेटमेंट, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका हो गया ए, यानी कि फर्स्ट ओनली, यानी कि 1 ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द दामोदर रिवर
अब दामोदर रिवर के बारे में अगर आपको अच्छे से पता है, इसकी लोकेशन पता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट गिवन है और आपको इनको कंसीडर करके, इनको पढ़ते हुए आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके पास है वो ये बोला जा रहा है, द दामोदर रिवर राइज इन द प्लामू हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो इन द स्टेट ऑफ झारखंड। कि ये जो दामोदर रिवर है हमारी कंट्री में झारखंड के अंदर, स्टेट के अंदर छोटा नागपुर प्लेटो जो है, ठीक है, झारखंड के अंदर, वहां पे प्लामू हिल है, वहां से इसका राइज होता है, यानी कि उसका ओरिजिन प्लेस के बारे में बताया जा रहा है दामोदर रिवर के बारे में। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इट पासेस थ्रू बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि ये जो नदी पास करती है, जहां से ये पास करती है उस एरिया के बारे में बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये ट्रेवल करती है ये रिवर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बोला कि बराक एंड कोनाक आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर। बराक और कोनाक जो रिवर है, 2 डिफरेंट रिवर और भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक रिवर, यानी कि जो इस दामोदर रिवर में बाद में जाकर के जो मर्ज हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? बराक और कोनाक के बारे में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन में बोला है फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है सिर्फ। बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली 1 स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी जो ओरिजिन के बारे में बात किया जा रहा है वो सही है। सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जो ये ट्रेवल कहां से करता है, यानी कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से ट्रेवल करता है उसके बारे में, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि कोनाक और बराक के बारे में बोला है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और लास्ट में डी में बोला जा रहा है कि 1 2 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अब ये बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि फर्स्ट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं भी है कहां। जैसे ये बोला गया ना आपको कि भाई ये हमारी कंट्री, मान लो ये इंडिया हमारी कंट्री है, ठीक है, छोटा सा मैप है, बाकी डिटेल में इस रिवर के बारे में जानेंगे। हाँ, तो इसमें जो ये जो एरिया है, ये ईस्टर्न एरिया जो दिख रहा है आपको, ईस्ट साइड में जो एरिया दिख रहा है, जो थोड़ा सा रेड कलर में आपके पास है, तो यहाँ पे आपको मालूम है झारखंड है हमारी कंट्री में, तो झारखंड में ही प्लामू हिल है, ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटो जो आता है इस एरिया को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं पे ही दामोदर रिवर है और यहीं से ओरिजिन होकर के ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। ये छोटा नागपुर का जो प्लेटो के ऊपर जो ये बना हुआ है, ये रिवर ये रहा दामोदर रिवर, ये रहा, इधर से स्टार्ट होकर के और फिर इधर जाकर के ये वेस्ट बंगाल, यानी कि झारखंड से स्टार्ट होकर के फिर वेस्ट बंगाल जाती है, वेस्ट बंगाल जाने के बाद ये वे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये यानी कि ये बिहार की तरफ मूव नहीं करती है। इट मीन्स ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा वो गलत हो गया, यानी कि ये ट्रेवल सिर्फ झारखंड और वेस्ट बंगाल में करती है, मतलब बिहार में जाना है तो उससे कोई लेना देना नहीं था, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे बोला गया था कोनाक एंड बराकर रिवर के बारे में जो बोला, जो इस बराक रिवर इसके बारे में जो बोला जाए ट्रिब्यूटरीज है इसकी, उसके बारे में जान लेते हैं कि जो कोनाक है, कोनाक डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कोनाक रिवर, ठीक है। तो ये कोनाक, जैसे अब स्टेटमेंट आपके पास जो ये था थर्ड स्टेटमेंट कि भाई ये जो बराक और कोनाक रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। बराक तो है, ठीक है, बराक रिवर तो है क्योंकि ये भी इसमें, लेकिन जो बराक और कोनाक के बारे में, दोनों रिवर के बारे में ये बोला जा रहा है। तो ये जो कोनाक रिवर है, कोनाक रिवर तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो बराक आपसे बोला जा रहा है वो बराक नहीं है, ये है बाराकर रिवर है। ये गलती हो गई, बस एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई कि भाई ये जो बराक रिवर ना होकर के ये क्या है, बराकर रिवर है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब बात कर लें जो ये दूसरा जो आपसे बोला गया बराक रिवर जो बोला गया था, ये बराक रिवर ये जो ट्रेवल करती है, जो नदी है, ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में फ्लो करती है, यानी कि ये क्या है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये फ्लो करती है। तो बस एक दोनों के नाम काफी सिमिलर है, बराक रिवर और बराकर रिवर। बराक रिवर जो है वो तो इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की, बराक रिवर जो बोला गया था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे, बल्कि ये बराक रिवर ना होकर के ये क्या है बराकर रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब बराक रिवर जो है नॉर्थ ईस्ट में फॉल करती है, जो कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, ये जो 4 स्टेट मैंने जो आपको बताया इस स्टेट में ये फॉल करती है, ठीक है। उधर ये ट्रेवल करती है, इधर वो फ्लो करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि 1 ओनली। छोटा छोटा चेंजेस था, यहाँ पे गलती क्या थी, बिहार की गलती थी, बिहार नहीं था। यहाँ पे जो बराकर जो रिवर है एक्चुअल में, ये देखो बराकर रिवर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ये जो बराकर रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इस दामोदर रिवर में जाके मिल जा रही है, ठीक है। ये दामोदर रिवर यहाँ से आके ये जाके इसमें मिले, तो ये बराकर रिवर भी यहाँ से मिल जा रही है, और ये कोनाक रिवर भी, कोनाक डैम जो बना हुआ है इसके ऊपर,
तो ये दोनों मिलकर इसमें मर्ज हो जाती है, ठीक है, और जो बाकी दामोदर रिवर के में मर्ज हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो बराकर रिवर है, ना कि बराक रिवर है, बराक रिवर मैंने आपको बता दिया ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ठीक है। चलिए, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट था। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये, विद रेफरेंस टू डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि डिफेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के रिगार्डिंग में। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, इट एम्स टू सेट अप द डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो लाया गया इसके अंदर ये बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प लिया जाएगा, ठीक है, इस फैसिलिटी के अंदर ये बोला, यानी कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोलैबोरेट होकर काम करेंगे, कहने का मतलब ये है इसके अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द टेस्टिंग फैसिलिटी विल बी सेटअप ओनली इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि इस तरह का जो सेटअप लगाया जाएगा वो सिर्फ लगाया जाएगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, हर जगह इसको सेट नहीं कर सकते। यानी कि जो प्री डिफाइंड एरिया जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ वहीं पे काम होगा, अदर देन दैट कहीं और काम नहीं होगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम विल बी फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर जो फंडिंग का जो काम करेगी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगा, फुली फंड करेगी, ये बोला जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ही लगाएगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। दूसरा ये बोला जो ये जो इसका जो सेटअप होगा वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो होगा वहां पे इसकी इंडस्ट्री वगैरह सेट की जाएगी। और फर्स्ट में बोला गया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी उससे भी हेल्प ली जाएगी, ये बोला जा रहा है। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है क्या है, तो ऑप्शन है आपके पास A1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि 1 और 3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 1, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। क्या मिस्टेक है देख लेते हैं। फर्स्ट में जैसे आपसे बोला गया था कि भी ये कोलैबोरेशन रहेगा दोनों का, मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो काम करती है इसके अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह की इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने में हेल्प ली जाएगी, यानी कि उनकी भी हेल्प होगी, इनका भी पार्टिसिपेशन होगा इसके अंदर, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बाकी जो सेकंड बोला गया था कि इसके अंदर क्या होगा कि भी ये क्या नाम है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर इसको सेट किया जाएगा, ठीक है, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर सेट किया जाएगा। तो इसके बारे में ये है कि ये इसका जो एम है वो क्या है, ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली है, ठीक है। तो ये इसको जो सेटअप जो होना है इसका वो सिर्फ लिमिटेड सेटअप होगा, प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, सिर्फ लिमिटेड सेटअप जो होगा वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होगा, ठीक है। ये मेनली जो इसका जो सेटअप होगा वो डिफेंस के अंदर ही रहेगा, पर लिमिटेड होगा, यानी कि कंप्लीट फुल एक्सेस नहीं होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, लिमिटेड की बात की जा रही है। तो ये यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि गलत हो गया। जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे जो बोला जाए टेस्टिंग फैसिलिटी विल बी स्टार्ट अप ओनली इन डिफेंस, यानी कि सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही सेट होगा। ये जो ओनली बोला गया इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही सेट किया जाएगा, ये यहां गलती हो गई। यहाँ पे ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ यहीं पे किया जाएगा, इसके अलावा किसी और जगह पे सेट नहीं किया जाएगा। तो जो ओनली की वजह से क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, यानी कि ये लिमिटेड नहीं है, नॉट लिमिटेड है, यानी कि ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी कहीं और भी सेट किया जा सकता है। तो ये यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। और थर्ड में जो आपसे बोला गया था कि इसमें जो पूरा फंड करेगी कि 100% जो फंडिंग जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ये नहीं है भाई, ये पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, ओनली 75% जो होगी फंड जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बाकी एड ग्रांट और बाकी चीजों से ये मनी की कलेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी लगा सकते हैं, तो कोई भी लगाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली 75% लगाएगी, फुली फंडेड नहीं होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो गया ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडेमिक डिसीज। अभी आजकल जैसे कोविड-19 है तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड फेस की जा रही है। तो इस तरह की जो रोग है, इस तरह की जो डिसीज है एंडेमिक डिसीज, इसके बैकग्राउंड में जाके आपसे क्वेश्चन 100% ही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एंडेमिक डिसीज के रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, तो उनको पहले देखिए स्टेटमेंट क्या है, फिर नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अवर करेक्ट। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है।
तो सबसे पहले बोला गया यूजुअली प्रिवलेंस ऑफ इट्स इन्फेक्शन एजेंट इज कांस्टेंट विद इन द गिवन ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप, यानी कि जो एंडेमिक डिसीज है इसका जो एरिया होता है एक लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, जिसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री कह लीजिए कि इतने ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर या इतने पॉपुलेशन ग्रुप में ही ये फैलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया। सेकंड में बोला कि जो एंडेमिक डिजीज टिपिकली हैव द हायर मोरालिटी एंड देन एपिडेमिक डिसीज, यानी कि एंडेमिक डिसीज जो है इन कंपैरिजन और एपिडेमिक डिसीज के कंपैरिजन में इसकी मोरालिटी और मोबिलिटी जो है वो हायर होती है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और थर्ड स्टेटमेंट जो बता रहा है कि मलेरिया और चिकन पॉक्स जो कुछ डिसीज है वो कुछ एग्जाम्पल है एडेमिक डिसीज की, यानी कि एडेमिक डिसीज के बारे में डिटेल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहले तो ये बोला कि इसका जो एरिया क्या है कि कोई फिक्स एरिया जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है कि यहां से लेके यहां तक होगा, फिर बोला जाए कि इतने पॉपुलेशन ग्रुप में होगा। दूसरे में ये बोला जो एंडेमिक डिसीज है इन कंपैरिजन एपिडेमिक डिसीज है उसके कंपैरिजन में इसका जो हायर मोर्टेलिटी है या हायर मोबिलिटी है इसके बारे में बोला जा रहा है। और थर्ड में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मलेरिया और चिकन पॉक्स ये एंडेमिक डिसीज की कुछ एग्जाम्पल है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट और सेकंड इसका करेक्ट है। फर्स्ट में बोला गया, ए में बोला जा रहा है, बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अब ये बताइए इसके अंदर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट वो गलत हो गया, वो इनकरेक्ट है। यानी फर्स्ट में जो फिक्स एरिया या फिक्स पॉपुलेशन की बात की जा रही थी इसकी प्रेजेंस होने की, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड में जो बोला जा रहा था मलेरिया और चिकन पॉक्स इसके जो एग्जाम्पल है, चिकन पॉक्स एंड मलेरिया इस डिसीज के यानी कि एंडेमिक डिसीज के एग्जाम्पल है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेट बोला कि एपिडेमिक डिसीज जो है वो हायर है ना कि एंडेमिक। जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि एंडेमिक डिसीज इज हायर देन द एपिडेमिक डिसीज, ये गलत हो गया, ये उल्टा बोल दिया गया आपसे। यानी कि क्वेश्चन में असली जो क्वेश्चन में जो करेक्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए था कि एपिडेमिक डिसीज हैव द हायर मोर्टेलिटी एंड मोरबिलिटी इन कंपैरिजन ऑफ एंडेमिक डिसीज के। ठीक है, तो यानी कि ये गलती हो। और ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये लैक ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस या नॉलेज, यानी कि एक तरह से नई बीमारी आ गई है जिसकी मतलब बारे में पहले से किसी को कुछ पता नहीं है, और एक तरह से न्यू जिसके बारे में कोई डिस्कवरी, इसके इलाज या सोल्यूशन दवाई वगैरह कोई पहले से डिस्कवर नहीं किया गया है। इस वजह से जो एपिडेमिक डिसीज होती है वो ज्यादा हायर हो जाती है इसकी मोरलिटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द तिब्बतन बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और तिब्बतन बुद्धिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और आपके पास अगेन फिर से वो 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं और तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है जो तिब्बतन बुद्धिज्म के बारे में, इट कंबाइन द टीचिंग ऑफ महायाना बुद्धिज्म एंड एशियन तिब्बतन रीजन एंड जिसका नाम है, जिसे बोला जाता है बॉन, कॉल्ड बॉन। यानी कि ये जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ये क्या कॉम्बिनेशन है किसका? महायाना बुद्धिज्म का और एशियन तिब्बतन रीजन का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसका नाम जो तिब्बतन एशियन रीजन है उसका नाम बोला गया है बॉन है ये। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पार्ट ऑफ रशिया। यानी कि ये जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ये इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर और कुछ रशिया के पार्ट में ये इसकी प्रेजेंस है। यानी कि यहां ये इस एरिया में ये तिब्बतन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ये बोलो, स्टेटमेंट जो दिया गया आपके पास वो ये, पद्म संभव इज एसोसिएटेड विद द तिब्बतन बुद्धिज्म। यानी कि पद्म संभव जो है ये तिब्बतन बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, उससे जुड़े हुए हैं, ये बोला जा रहा है। तो आपके पास तीनों स्टेटमेंट थे, करेक्ट बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास इस तरह से कि ए ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड सही है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि
तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। यानी महायाना जो बुद्धिज्म है और जो एशियन तिब्बतन रीजन है, दोनों को कंबाइंड करके जो बोला गया, इसका नाम क्या रखा गया था, बॉन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। दूसरा ये बोला गया जो इसकी जो लोकेशन के बारे में बताया गया था कि भाई इंडिया, नेपाल, भूटान और कुछ रशिया में, रशिया के कुछ पार्ट में ये इसकी प्रेजेंस है तिब्बतन बुद्धिज्म की। कहाँ पर रशिया में, कहाँ क्या, रशिया में 3 जगह के नाम है जहाँ कालमिया, किया, बुर्यातिया या तुबा, ये जगह है रशिया के अंदर जहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज्म है। और इंडिया के अंदर जो है मेनली जो है, वैसे तो थोड़ा बहुत लद्दाख रीजन में भी है और वही, लेकिन मेन फोकस जो मेन एरिया जो है वो सिक्किम बताया जा रहा है। यानी मेजोरिटी जो हमारी कंट्री के अंदर जहाँ है वो सिक्किम के अंदर है। सिक्किज्म तो अलग चीज हो गई, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। और बाद में जो बोला जा रहा है कि ये पद्म संभव जो है, ये जो एक पर्सन थे जिनको इनवाइट किया गया था किंग ऑफ तिब्बत के द्वारा हमारी कंट्री से, ठीक है। तब उस टाइम तिब्बत अलग चीज हुआ करती थी, तिब्बत एक अपने आप में एक बड़ी कंट्री हुआ करती थी, चाइना छोटा सा ही कंट्री था। बाद में अलग बात हुई कि चाइना ने अटैक करके तिब्बत को भी अपने कब्जे में कर लिया। आज के टाइम तिब्बत चाइना के अंडर में। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे और क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं और नीचे जैसे आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि नॉट करेक्ट का मतलब है जो उनसे कुछ स्टेटमेंट गलत है हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उस हिसाब से अपने ऑप्शन चूज करने हैं। तो पहले 1 बाय 1 ये जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। तो जैसा स्टार्टिंग में आपसे बोला जा रहा है, विद रेफरेंस टू द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इन स्टेटमेंट को देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए है, इट इज अ ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, यानी कि NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। ये पहला क्वेश्चन बोला गया आपसे, पहला स्टेटमेंट बोला गया आपको। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है, इट इज इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथ द ग्रासरूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ग्रास रूट लेवल पर पे हम लोग टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को सपोर्ट कर सके और इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है हम उसको आगे इनिशिएटिव लेके उसे नेशनल लेवल पर ला सके, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। यानी कि इसीलिए इस बॉडी को फॉर्म की गई है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, आपको गलत स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए यानी 1 ओनली, पहला स्टेटमेंट गलत है, बी यानी सेकंड ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए यानी कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत है। अब देख लेते हैं गलती क्या है इसके अंदर। आपसे पूछा गया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। तो ये जो फाउंडेशन है इसका, ये जो इनोवेशन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। यानी कि आप ये बोलिए ये डिपार्टमेंट किसका है, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ना कि स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्राइजेस के अंदर आती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया आपको पता लग गया होगा। ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था आपसे कि ग्रास रूट लेवल पे काम करती है हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, और कोई जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे यहाँ पे है उसको भी यूज करके उसमें इनोवेशन किया जा सके। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए यानी कि 1 ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अफगानिस्तान के बारे में, और क्या पूछा जा रहा है पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया सिटी आर नॉट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये कुछ सिटीज के नाम गिवन है, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा इनमें से कौन सा अफगानिस्तान में नहीं है, ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले बोला गया FATA, ये फाटा क्या है, आपको अगर फुल फॉर्म पता है तो आप बता पाएंगे इस क्वेश्चन को आसानी से। सेकंड आपसे बोला जा रहा है क्वेटा, क्वेटा भी एक सिटी का नाम है। नेक्स्ट मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ के बारे में बोला गया है। उसके बाद चरारे शरीफ, चरारे शरीफ, ये चरारे शरीफ क्या है, ये भी एक सिटी है। अभी सिटी की लोकेशन क्या है अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट सिटी है आपके लिए वो ये है बामियान, बामियान एक सिटी है, उसके बारे में बोला जा रहा है।
तो अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सेलेक्ट करना है आपको इनमें से कि करेक्ट कोड को, इन कोड को यूज करते हुए आपको बताना है कि अफगानिस्तान के अंदर कौन सी सिटी नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ए, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट में आपको दिया है ना, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला, ये दोनों ये इसके आंसर में बोला गया है। अच्छा, बी में आपसे बोला गया फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला और फोर्थ ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, और लास्ट डी में बोला जा रहा है 1, 3 एंड 5, यानी कि 1, 3 और 5 नंबर पे जो भी सिटी है वो अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है। तो हमें आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर वो होगा जो अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है, यानी कि जो आउटसाइड ऑफ द अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए अब ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादातर पता है कि जो टेररिज्म के जो अटैक होते हैं, टेररिज्म बेस्ड जो अटैक होते हैं मोस्टली वो अफगानिस्तान और इधर के जो एरिया, इस एरिया में सबसे ज्यादा होते हैं। इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और आपको ये भी पता होगा रिसेंटली अभी 21 मई को क्या है, टेररिज्म डे भी, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इस वजह से क्वेश्चन न्यूज में है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, बैकग्राउंड क्यों बनाया गया इस क्वेश्चन का, और ये अफगानिस्तान क्यों लिया गया कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अटैक होते हैं टेररिस्ट के। इस वजह से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है ये अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के अंदर है क्या, पहले उसको जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर मेनली 2 सिटी है जो इन 5 सिटी के अंदर बताया गया था आपको। फर्स्ट एक मजार शरीफ, मजार शरीफ कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है, और एक जो बामियान, बामियान भी कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर है चरारे शरीफ। चरारे शरीफ का है वो हमारी कंट्री में है, जो कि JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अब एक चीज और पूछ रही थी आपसे, FATA। FATA का मतलब है फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल रीजन, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और क्वेटा भी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये 2 सिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, चरारे शरीफ हमारी कंट्री में के अंदर है, और मजार शरीफ और बामियान ये अफगानिस्तान के अंदर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो था ये अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है। इन सिटीज के नाम अगर नोट कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वो सिटी है जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है ड्यू टू टेररिज्म अटैक। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में है होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि कितने लोग मर गए, मतलब वहां पे अटैक हुआ कितने, ये सब नहीं पूछेगा, बल्कि सिर्फ लोकेशन से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोलिशंस ऑफ डिफरेंट नेशन टू प्रोव कोविड-19 रीजन, कि कुछ कंट्रीज का जो कोलैबोरेशन बना गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है आपसे। यानी कि अभी आपको मालूम वर्ल्ड वाइड जो अभी प्रॉब्लम चल रही कोविड-19 का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग जो घर के अंदर है सिर्फ इसकी वजह से ही है। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टेटमेंट है, उसके रिगार्डिंग में आपको चेक करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत है। पहले तो ये देखना है, और जो आपको आंसर करना है, आंसर वो करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट यहां भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे तीनों स्टेटमेंट को, गलत स्टेटमेंट को ढूंढ निकालेंगे। चलो करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द टू आइडेंटिफाई ए जेनेटिक सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस वाज प्रपोज्ड एट ए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यानी कि कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ है इसके बारे में बोला गया, इसको एज आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था कि इसे जोनेटिक टाइप की जो बीमारी है, जोनेटिक बीमारी वो होती है जो कि जानवरों से फैलती है। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन लेके आया गया था कहां पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया इट इज सपोर्टेड बाय द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन का मैंने यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है। तो ये बोला जा रहा है कि 5 मेंबर ने इसको सपोर्ट किया है इस रेजुलेशन को लाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके लिए वही है, फ्रॉम द साउथ एशिया एसोसिएशन और फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब जिसे शॉर्ट में हम लोग शार्क बोल देते हैं। ठीक है, शार्क के बारे में बोला जा रहा है, शार्क ओनली बांग्लादेश एंड भूटान साइंड अप, इसको इस जो प्रपोजल है इसको जो साइन किया है किसने किया है, बांग्लादेश और भूटान ने किया है, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, कि सार्क कंट्री में से जो इसको जो साइन करने वाले सिग्नेचरी कंट्री जो है वो बांग्लादेश और भूटान है।
तो आपसे जो नॉट करेक्ट पूछा गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास ये है, फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए पहले एक बार। तो आई होप कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो वो गलत है। कौन कौन सा? सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये गलत है यहाँ पे। अब हाँ, अब आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलती क्या है इसके अंदर, अब वो देख लेते हैं। इसको जो रेजोल्यूशन लाया गया था वो लाया गया था WHO की असेंबली में लाया गया था। ठीक है, ठीक है, UN की असेंबली में नहीं लाया गया था, WHO की असेंबली में लाया गया था। और इसमें 62 कंट्री ने इसको प्रपोज किया था इस चीज को, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया। ठीक है, हमें एक आइडेंटिफाई करना था गलत स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसके अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन के, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि चाइना, अमेरिका यानी यूएसए, यूके, रशिया और फ्रांस, 5 मेंबर होते हैं। लेकिन पांचों मेंबर में साइन नहीं किए, इसमें सिर्फ 3 मेंबर ने साइन किए। किस किसने? यूके ने किया, रशिया ने किया और फ्रांस ने किया। चाइना और यूएसए ने साइन नहीं किया इस रेजोल्यूशन को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जो 5 में से ओनली 3 मेंबर ने इसको सपोर्ट किया है, साइन किया है, 2 ने नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया कि इसको जो साइन किया गया था ये बांग्लादेश और भूटान ने साइन किया है इस रेजोल्यूशन को। यहां भी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? इंडिया को मिस कर दिया गया इसके अंदर, यानी कि इंडिया ने भी साइन किया। सार्क कंट्री के अंदर 3 कंट्री ने साइन किया है। टोटल 8 कंट्री है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल 8 कंट्री है। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। टोटल 8 कंट्री का ये एक तरह से कॉपरेशन ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं सार्क। ठीक है, और इसमें से 3 कंट्री ने साइन किया है। किस किस ने? इंडिया ने साइन किया है, बांग्लादेश ने साइन किया है और भूटान ने साइन किया है। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ये 3 कंट्री इन्होंने साइन किया। बाकी ये जो 5 कंट्री है इन्होंने साइन नहीं किया इसको। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आपसे दिया गया था कि बांग्लादेश और भूटान ओनली, ये गलत हो गया इसके अंदर। तो हमें गलत ही बताना था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दोबारा से कुछ स्टेटमेंट आपके पास, 2 स्टेटमेंट है, उनको देखते हुए आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। चलिए पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ये आपके पास है, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एंड दार्जिलिंग हिमालय रेलवे आर कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है ये आते हैं दोनों। कौन कौन? चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और दूसरा दार्जिलिंग का हिमालय रेलवे जो है। मैं दार्जिलिंग के अंदर जो छोटी ट्रेन चलती है ना, हिमालयन ट्रेन जो चलती है, छोटी ट्रेन चलती है, ठीक है, जो बड़ा फेमस है अपने छोटे लुक की वजह से और स्लो स्पीड की वजह से। तो ये जो है ये जो है किस विश्व धरोहर के अंदर, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क इज द ओनली मिक्स कैटेगरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क कह लीजिए आप, या फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र ऐसी जगह है हमारी कंट्री के अंदर जो सिलेक्ट हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी के अंदर। कौन सी कैटेगरी है? मिक्स कैटेगरी के अंदर। अब मिक्स कैटेगरी क्या है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होकर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया जाता है, किसी भी मोन्यूमेंट या वगैरह वगैरह को। ठीक है, तो 2 तो आपको इस क्वेश्चन से यहीं से पता लग रहा है। एक तो कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, दूसरा मिक्स होता है। एक रह गया इसके अंदर, और वो क्या है वो आपको बताना है, उसके हिसाब से गेस करना है इस आंसर को। ठीक है, तो अब जो पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव गिवन अबव आर करेक्ट, सही स्टेटमेंट बताना है। तो सही के लिए आपके पास ऑप्शन है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है सी में, और डी में बोला जा रहा है कि दोनों ही गलत है, यानी कि दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या है वो आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे और क्या नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया।
चलो अब बताओ आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दोनों ही सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। तो यूनेस्को वो डिसाइड करती है हम किसी भी वर्ल्ड में किसी भी मॉन्यूमेंट और कुछ भी चीजों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कैटेगरी के अंदर लाती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, जो तीन तरह की कैटेगरी होती है। एक होती कल्चर कैटेगरी होती है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होता है कुछ, दूसरा होता है नेचुरल साइट होते हैं वो डिक्लेयर होता है उसके बिहाफ पे, और तीसरा होता है कल्चरल हो गया एक, तो कल्चरल के बाद हो गया नेचुरल, और तीसरा होता है मिक्स के अंदर क्या होता है, जो हाफ पोर्शन उसका लगता है कल्चरल है और हाफ पोर्शन ऐसा लगता है जो नेचुरल है, यानी कि जो दोनों के कॉम्बिनेशन से हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स साइट जो बोलते हैं। यानी तीन कैटेगरी होगी, एक नेचुरल, सेकंड कल्चरल और थर्ड मिक्स के अंदर कल्चर और नेचर दोनों को मिला जुला एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये जो बोला गया था, ये चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और दार्जिलिंग रेलवे हिमालय रेलवे जो है, ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है हमारी कंट्री के अंदर। और किस कैटेगरी के अंदर है, ये कल्चर कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे जो बोला गया था कि भी कि जो कंचनजुंगा नेशनल पार्क है ये ओनली मिक्स साइट है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टोटल 34 के अराउंड है हमारी कंट्री के अंदर, अब बढ़ गए तो पता नहीं, आप देख लीजिए 34 प्लस ऐसे 30 अराउंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कंट्री के अंदर डिक्लेयर हुई है, और ओनली 1 ऐसी है जो कि मिक्स कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। वो कौन सी है, मिक्स के अंदर कंचनजुंगा नेशनल पार्क है। इसकी लोकेशन क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। और जो बाकी तो 2-2, 3-3 अगर आप देख लो तो बहुत अच्छी बात है, आपको आइडिया लग जाए, फिर ऐसे 2-2, 3-3 कर करके आप जो मैं 34 अराउंड बता रहा हूँ आपको वो सारे याद हो जाएंगे आपको। तो डेली तो 1-1, 2-2 देख लीजिए, 1 महीने में तो आप कंप्लीट कर ही लोगे आप इसे, ठीक है। तो आप ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली किसको दिया गया है, किस मोन्यूमेंट या किस चीज को हमारी कंट्री में दिया गया उसके बारे में बताना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को देखिए और उस हिसाब से आंसर करिए, ठीक है। नीचे बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आंसर करना है, ठीक है, गलत वाला नहीं सही वाला चुनना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके केवल ये है सैफिर सिस्पन स्केल, ठीक है, इसके बारे में बोला गया सैफिर सिस्पन स्केल रेट द सर्वेरिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो एक तरह से जो पैमाना है कि कितना गंभीर कितना आया हुआ है, इसकी मेजरमेंट से रिलेटेड के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन करती है, ये सैफिर साइक्लोन किस रेट से मेजर होता है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कॉल्ड टाइफून इन नॉर्थ अंटार्कटिक रीजन। अच्छा याद करो 2 दिन पहले मैंने आपको ना सारे जिस तरह के जो हमारी कंट्री में साइक्लोन बोला जाता है, तो अदर कंट्री के अंदर उसके अलग अलग लोकेशन के अंदर साइक्लोन को क्या क्या बोला जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। और फिर डिटेल में मैंने बोला था कि एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, एक पिक्चर भी दिखाया था मैंने आपको ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर वो वीडियो आपने देखा है, परसों की वीडियो थी शायद, हाँ उस वीडियो में आपसे मैंने डिटेल में बताया था। अब आप बताइए कि जो साइक्लोन को किसी और कंट्री में मतलब किसी ये जो नॉर्थ अल्टांटिक रीजन में क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो इन्होंने बोला कि टाइफून बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है आपको चेक करना। नेक्स्ट आपसे बोला गया दे रोटेट क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगर वर्ल्ड को उठा लो, ग्लोब को उठा लो, तो उसका जो अपर पार्ट इक्वेटर से ऊपर का पार्ट है, यानी विषुवत वृत्त के जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले को बोला गया कि जब यहाँ पे साइक्लोन आते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के हिसाब से, जैसे घड़ी रोटेट होती है ना, घड़ी के अंदर आर्म्स रोटेट होते हैं, उसकी सुइयां रोटेट होती हैं, उसी हिसाब से रोटेट होता है ऊपर क्लॉकवाइज, ये बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट ए ऑप्शन में बोला जा रहा है ओनली 1 स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। और सी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई साइक्लोन के बारे में। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ए, यानी कि 1। फर्स्ट जो है आपके पास वो करेक्ट है, ठीक है, बाकी दोनों में गलती है। अब गलती क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले जो करेक्ट स्टेटमेंट उसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया
सिर्फ सन जो है ये प्रोवाइड करता है, रेटिंग प्रोवाइड करता है, हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करता है, 1 to 5 रेटिंग प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइक्लोन, कि किस तरह से साइक्लोन आ रहा है, उनकी इंटेंसिटी के अराउंड पे ये प्रोवाइड करता है कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि साइक्लोन इसकी स्पीड इतनी है, इसका रेंज इतना है, उस अपनी रेटिंग बना करके उस हिसाब से बताता है। और रेटिंग कहाँ से रखता है, 1 से लेके 5 के बीच में रेटिंग रखता है कि भाई सिंपल है, टफ है, मतलब ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए सेफ है, नहीं सेफ है, वो बता देता है। तो कई बार आप वेदर रिपोर्ट में सुनते हैं ना कि समुद्र के पास है तो आप समुद्र की तरफ मछुआरों को मना किया गया जाने के लिए, फिशरमैन को, कि आप मत जाइए, लाइफ खतरे में हो सकती है वगैरह वगैरह, वो इसकी वजह से आता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वहां से रिसीव करके आपको बताया जाता है न्यूज़ के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं गलती क्या है। तो जो मैंने आपको बोला था ना कि नॉर्थ अंटार्कटिका रीजन है, ठीक है, नॉर्थ अंटार्कटिका यानी कि ये अंटार्कटिक एरिया ही है, ठीक है, ये अंटार्कटिक एरिया है। तो नॉर्थ यानी कि जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इधर का जो पार्ट है ये, ठीक है, अपर पार्ट है। तो इस एरिया में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, हुरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हुरिकेन्स बोलते हैं, ना कि टाइफून बोलते हैं। और टाइफून कहाँ बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं जापान के पास, ये जापान इधर है। तो जापान के पास का जो एरिया है, इस एरिया में जापान, या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट ऑफ चाइना, ईस्ट ऑफ चाइना का जो एरिया, इस एरिया में जो है, पैसिफिक एरिया में जो है, इधर इधर जो है, यहां पे बोला जाता है इसे टाइफून। ठीक है, और हमारी कंट्री के आसपास इसको साइक्लोन बोल दिया जाता है। और ये जो इसकी जो नीचे क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे का एरिया होता है, इसे यहाँ पे वैली वैली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये गलती हो गई इसके अंदर, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट जो आपके पास था कि ये बोला गया जैसे ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है इक्वेटर है, जो हमारे जो प्लैनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अपर वाला जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नीचे वाला जो है साउथ हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो बोला कि क्लॉकवाइज रोटेट होती है साइक्लोन, गलती हो गई यहाँ पे बताने में। गलती क्या हो गई यहाँ पे, ये भाई क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह जैसे ये सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसे ध्यान दो, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के बिल्कुल उल्टा। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई ये क्लॉकवाइज, अपर पार्ट में क्लॉकवाइज, और नीचे वाले जो पार्ट है वो सॉरी ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे क्लॉकवाइज रोटेट होती है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन का आप आंसर आप सही दे पा रहे, इसका स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। और मेरे लिए बस अगर आप कुछ अब कर सकते हैं तो एक ये काम करिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल सुबह, अगले दिन सुबह 7 बजे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, स्कोर जरूर मेंशन करना आप लोग।